अगर हम कुछ बहुत अच्छा इफेक्टिव और एफिशिएंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो हमें कहीं ना कहीं स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक जैसी लगती है लेकिन ये टर्म्स क्या है, दोनों में अपने आप में ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। किस तरह से एजुकेशन के ऊपर पैसा स्पेंड करते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में समझिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। और आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। राइट, ह्यूमन कैपिटल। राइट, कई बार हम लोग इस चीज़ से कंफ्यूज करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस है बेसिकली। यानी कि यहाँ पर हम जनरली बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स की। जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्स किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली बात करता है स्किल से रिलेटेड। यहाँ पर स्किल से रिलेटेड बात होने वाली है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या क्या स्किल्स जो थी वो बेसिकली होनी चाहिए थी, या फिर उस टाइम पर क्या क्या स्किल्स जो थी वो जल्दी देखी गई। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, किस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है इंडिया के अंदर, वो टॉपिक हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करना है आज की इस क्लास के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चीज़ के साथ कि सर इस टॉपिक के अंदर हमारे द्वारा क्या क्या पढ़ा जाएगा, या फिर क्या क्या टॉपिक्स है जो हम लोग जनरली इसके अंदर क्या करने वाले हैं, कंसिडर करने वाले हैं पढ़ने के लिए। तो अगर मैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो चैप्टर है आप लोग इससे क्या समझेंगे। सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता क्या है, दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स। ह्यूमन ऐसे रिसोर्स का मतलब क्या है। आप लोग कई बार आगे चलकर पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। राइट, आप एक टॉपिक भी पढ़ेंगे आगे चल के, और वो टॉपिक होगा बेटा क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और आगे चल के कहने का मतलब है मेरा, जबकि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हो जाएंगे तो आगे चल के आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी संस्था के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम सेंस पर एक कंट्री लेवल पर भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि इंडिया का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कैसे देखा गया, या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कैसे होता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये तीन टर्म्स है, और ये तीनों ही टर्म्स आपस में क्या है, डिफरेंशिएट करती है। तीनों ही टर्म्स के बीच में क्या है, डिफरेंस है अपने अपने लेवल पर। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाती है कि होलिस्टिकली ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट किस तरह से करवाया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, क्या लिंक्स हैं किसके बीच में, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल के बीच में। कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर किससे, भारत के संदर्भ में यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट की गई ह्यूमन कैपिटल्स के अंदर, इसके बीच में क्या लिंक था, और इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिला, और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट इसका देखने को मिलता है। यानी कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, यानी कि मैं क्या करूंगा, निवेश करूंगा किसके ऊपर, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, तो उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा हमारी आर्थिक विकास के ऊपर, और साथ ही साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। क्योंकि इसकी वजह से एक कंट्री लेवल पर तो विकास होता ही है, एक नेशन का, एक राष्ट्र का विकास तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक पर्सन की भी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो देखी जाती है इसके अंदर। तो उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे द नीड फॉर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। क्यों आवश्यकता पड़ी भारतीय सरकार को यह सोचने की कि सर हमें क्या करना चाहिए, हमें स्पेंडिंग जो है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के ऊपर बढ़ा देनी चाहिए, या फिर हेल्थ सेक्टर के ऊपर क्यों ध्यान देना जरूरी है, और साथ ही साथ में एजुकेशन के ऊपर क्यों ज़्यादा फोकस किया जाए, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद बात करेंगे द स्टेट ऑफ इंडियाज एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी कि भारत की एजुकेशन की क्या परिस्थितियाँ रही, और क्या क्या चीज़ें एजुकेशन के अंदर भारत ने बेसिकली अचीव करी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर, और बहुत ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे।
आगे स्टार्ट करेंगे कोट के साथ, और कोट क्या कहता है? कहता है द विजडम ऑफ एक्सपेंडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट फंड्स ऑन एजुकेशन इज नॉट टू बी मेजर्ड बाय इट्स डायरेक्ट फ्रूट अलोन। कहता है कि अगर मैं विजडम हमेशा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, राइट, फ्यूचर के बारे में बात करती है विजडम। अगर मैं विजडम की बात करता हूं, राइट, तो विजडम इस चीज के ऊपर है कि अगर मैं खर्च कर रहा हूं पब्लिक और प्राइवेट फंड्स को, यानी कि सरकार के और प्राइवेट निवेशों को अगर मैं स्पेंड करता हूं एजुकेशन के ऊपर, तो इसका डायरेक्ट फ्रूट ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, इसके बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट भी है जो देखे जाते हैं। It will be profitable as a mere investment to give the masses of people much great opportunities than they can generally avail themselves of। यानी कि इसकी वजह से क्या होने वाला है, ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है इसकी वजह से लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। क्योंकि अगर एक समाज के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर अगर लोग बहुत ज़्यादा एडुकेटेड रहेंगे तो उस एडुकेशन की वजह से उनको स्किल्स इन्हेंसमेंट देखी जाएगी उनके अंदर, और जब स्किल्स इन्हेंसमेंट उनके अंदर देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो उन्हें एक रोजगार देने में क्या होगा बेटा? सक्षम होगा वो देश, और उसको ज़्यादा बेहतर रोजगार जो है वो दे पाएगा। उससे रिलेटेड बात की जाती है। आगे क्या कहा गया? फॉर बाय दिस मीन्स मैनी हु वुड हैव डाइड अननोन आर इनेबल टू गेट द स्टार्ट नीडेड फॉर ब्रिंगिंग आउट देयर लेटेंट एबिलिटीज। और इसी की वजह से जो उनकी जो क्षमता है, लोगों की जो क्षमता है, उन क्षमताओं के बारे में भी डिटेल में जाना जा सकता है और बात की जा सकती है। तो इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इससे क्या तात्पर्य है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले इंट्रोड्यूस करते हैं इस चैप्टर को कि क्या क्या चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, कहता सर थिंक ऑफ द फैक्टर दैट हैज मेड अ ग्रेट डिफरेंस इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। यानी कि जो मैनकाइंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई, उसके पीछे का कारण बताइए कि आप क्या कारण समझते हैं जो ह्यूमन बींग्स का विकास जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा गया। तो क्या बोला गया? परहैप्स इट इज ह्यूमन कैपेसिटी टू स्टोर एंड ट्रांसमिट नॉलेज विच दे हैव बीन डूइंग थ्रू कन्वर्सेशन, थ्रू सॉन्ग्स एंड थ्रू इलेबोरेट लेक्चर्स। तो क्या बोला गया? यहां पर उनकी क्षमता के बारे में बात की जाती है, जहां पर वो नॉलेज को यानी कि ज्ञान को वो बेसिकली क्या करने की कोशिश करते हैं, राइट, समझने की कोशिश करते हैं। किसके? कन्वर्सेशन करके, गानों के थ्रू, गानों के माध्यम से ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, और कुछ लेक्चर्स के थ्रू समझने का प्रयास किया जाता है। यानी कि सिंपल सी सेंस में मैं बताऊं तो अगर आप लोगों को किसी नॉलेज का पता नहीं है तो आप उस नॉलेज का पता लगा सकते हैं। कैसे? डिफरेंट माध्यम से, ताकि आप उस चीज से रिलेटेड परिचित हो सकें। उससे रिलेटेड ये बात करता है। बट ह्यूमन सून फाउंड आउट दैट वी नीड अ गुड डील ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल्स टू डू समथिंग एफिशिएंटली। लेकिन बहुत जल्द ये देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से ही बात नहीं बनेगी। अगर हम कुछ बहुत अच्छा, इफेक्टिव और एफिशिएंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हमें कहीं ना कहीं स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और उन स्किल्स को अचीव करने के लिए हमें रिक्वायर्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ने वाली है। हमें पता है जो लेबर स्किल है एक एजुकेटेड पर्सन की, वह कई गुना ज़्यादा होती है एक अनएडुकेटेड पर्सन से, राइट। और इसी वजह से यानी कि जो एक एडुकेटेड पर्सन होता है उसके अंदर जो समझने की क्षमता होती है किसी भी चीज़ को लेकर, वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द अनएडुकेटेड पर्सन। और इसी कारणवश जो एडुकेटेड पर्सन होगा उसको एक कॉम्पिटिटिव एज भी देखने को मिलता है। किसके अगेंस्ट में? अनएडुकेटेड पर्सन के अगेंस्ट में। और इसी वजह से जो एडुकेटेड पर्सन है वो जनरेट कर पाता है क्या? ज़्यादा इनकम, ज़्यादा पैसा कमा पाता है, और इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जी पाता है, क्योंकि उसके पास रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होती है और उसके पास जो स्किल्स चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, उस स्किल को सीखने का जो मौका है वो भी उस मौके को क्या कर पाता है? पूर्णतः अब्जॉर्ब कर पाता है, ले पाता है। Then the later and his or her contribution to the economic growth is consequently more। और इसी का परिणाम स्वरूप यह होगा कि जैसे एक व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उस व्यक्ति की आय बढ़ने की वजह से उस राष्ट्र के अंदर भी विकास बढ़ेगा। तो ऐसा बोला गया है और कई बार ऐसा बोला जाता है कि अगर एक राष्ट्र का विकास करना है तो उस राष्ट्र के विकास के लिए कहीं ना कहीं आवश्यक है कि वहाँ के लोगों का विकास किया जाए, और वो लोगों का विकास किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करके।
तो जितनी बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी लोगों को, उतने बेहतर संभवतः चांसेस बनेंगे कि उस राष्ट्र के साथ साथ, उस पर्सन के साथ साथ उस राष्ट्र का भी विकास होगा जिस राष्ट्र के अंदर वो व्यक्ति रहता है। एजुकेशन इज सॉट नॉट ओनली एज इट कन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी। मात्र एजुकेशन जो है वो लोगों को इतना सक्षम नहीं बनाती है कि वो अच्छा खासा पैसा कमा सकें, बल्कि इसके अलावा और भी बेनिफिट्स है ऑन पीपल बट ऑल्सो फॉर अदर हाईली वैल्यूड बेनिफिट, राइट। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, हाई वैल्यू बेनिफिट्स है जो एक समाज को भी देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ इस इंडिविजुअल्स को तो देखने के लिए मिलते ही है जो कि एजुकेटेड होता है। तो क्या क्या है, जैसे कि इट गिव वन अ बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड, राइट। समाज में एक बेहतर वर्चस्व बनाने का मौका देता है और गर्वान्वित जो है किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, बनाता है। यानी कि अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन है तो उस एजुकेशन की वजह से आपको एक समाज के अंदर अलग दर्जा मिलता है और दर्जे के साथ साथ आपको प्राइड की जो भावना है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इट इनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। और एक एजुकेटेड पर्सन देखा गया है कि अपने जो डिसीजंस है वो डिसीजंस भी बहुत पॉजिटिवली ले पाता है। और आगे क्या कहता है, इट प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। और उसके पास ये इसको नॉलेज ज्ञान देता है कि क्या क्या कारण है जो चेंजेस एक समाज के अंदर आ रहे हैं, उनके पीछे की परिस्थितियां क्या हैं और ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो देखे जा रहे हैं, इनके पीछे का कारण क्या रहा, उन कारणों को भी समझने में मदद करता है क्या, एजुकेशन। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर और उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे क्या कहता है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट इनोवेशंस। इनोवेशंस के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया जाता है और उसकी वजह से इनोवेशन जो है वो भी देखा जाता है एक समाज के अंदर। मोर एवर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट एडेप्टेशन ऑफ फ्यू। कहता है एडेप्टेशन होगा किसका, फ्यू टेक्नोलॉजीज। जो एडुकेटेड पर्सन होगा वो टेक्नोलॉजी लवर होगा और टेक्नोलॉजी को बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि बिना टेक्नोलॉजी के ग्रोथ कर पाना आजकल के समय के अंदर थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है एज कंपेयर टू द अनएडुकेटेड पर्सन। जो अनएडुकेटेड पर्सन होगा वो जनरली टेक्नोलॉजी से बचने का प्रयास करेगा, क्योंकि या तो उसके पास संभवतः वो नॉलेज नहीं होगा जो नॉलेज उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए चाहिए, या फिर दूसरा कारण यह हो सकता है कि वो चाहता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, राइट। Economists have stressed the need for expanding educational opportunities in a nation as it accelerates the development process। इसीलिए हर एक अर्थशास्त्री के द्वारा, राइट, हर एक इकोनॉमिक्स के द्वारा यह प्रयास किया गया कि किस तरह से जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज है उन एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी को एक राष्ट्र के अंदर बढ़ाया जाए, राइट, इंक्रीज किया जाए, ताकि ज्यादा एक व्यक्ति का विकास भी देखा जा सके और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं विकास देखा जा सके राष्ट्र का भी। अब आइए एक उदाहरण के तौर पर इस पिक्चर के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या कारण रहे और ये पिक्चर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। अगर आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे तो इससे ये प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है कि यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। इन व्यक्ति के पास ये थोड़ा सा देखने से ही लगता है कि ये थोड़े से मॉडर्नाइज्ड पर्सन होंगे और कहीं ना कहीं ज्यादा एजुकेटेड पर्सन के तौर पे भी प्रतीत होते हैं एज कंपैरेटिवली। अगर मैं यहां पर इन पर्सन के माध्यम से इनको कंपेयर करता हूं तो अगर देख पा रहा हूं तो यहां पर एक ट्रैक्टर भी हमें दिखाई देता है, जो ट्रैक्टर ये सुनिश्चित करता है कि कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले व्यक्ति रहे होंगे और जब इन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया तो उस टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण जो यहां पर ये फूड ग्रेन्स है, इन फूड ग्रेन्स के अंदर कंपैरिजन अगर किया जाए तो ये ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अगर मैं इसकी कंपैरिजन या फिर इसकी तुलना करता हूं इन भाई साहब से तो यहां पर देख पा रहे होंगे इनका जो प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, और ये भाई साहब अपने आप में एक प्रश्न भी कर रहे हैं, ये व्यक्ति अपने आप में एक प्रश्न भी कर रहे हैं और वो प्रश्न के तौर पर कहते हैं विद इक्वल साइज ऑफ लैंड हाउ इज इट दैट हिज यील्ड इज मोर देन माइन। यानी कि दोनों के पास जो लैंड है, जो जमीन है जिसके ऊपर खेती की गई, वो दोनों के पास बराबर ही थी,
लेकिन उसके बावजूद ये जो व्यक्ति है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को ग्रो कर पाए एज कंपेरेटिवली इन व्यक्तियों के। और इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा, वो कारण हम कहीं ना कहीं पीछे जो है थोड़ा सा पिछली स्लाइडों के अंदर समझ चुके हैं डिटेल में कि क्या कारण रहा होगा। आगे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल से हम लोग क्या समझते हैं, ह्यूमन कैपिटल से हमारा तात्पर्य क्या है। तो हमारे पास अगर कैपिटल की अगर बात की जाए तो कैपिटल का बेसिक सेंस में मतलब होता है बेटा पूंजी। और अगर मैं पूंजी की बात करता हूं तो जनरल इकोनॉमिक्स के अंदर दो बात की जा सकती है बेटा, एक ह्यूमन कैपिटल की बात की जा सकती है और दूसरी बात इसके अंदर की जा सकती है फिजिकल कैपेसिटी की या फिर फिजिकल आउटपुट की बात की जा सकती है या फिर फिजिकल कैपिटल की बात होगी। यहां पर अगर मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करूंगा तो यह बात करेगा ह्यूमन बीइंग से। और ह्यूमन कैपिटल के तौर पर अगर बात की जाए तो यहां पर डिफरेंट सेवाओं के बारे में बात की जाएगी एक समाज के अंदर, जैसे कि एक टीचर की सेवाएं, जैसे कि एक नर्स की सेवाएं, जैसे कि एक डॉक्टर की सेवाएं, जैसे कि एक लॉयर की सेवाएं, उनके बारे में डिस्कशन होगा। तो क्या बोला गया, जस्ट एज कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्सेज, जिस तरह से ये जो फिजिकल रिसोर्सेज है, जैसे हमारे लैंड है, हमारी फिजिकल कैपिटल है, जैसे हमारी फैक्ट्रीज है, राइट, उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज को भी क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर यूज किया जा सकता है प्रॉपर तरीके से। और उदाहरण के तौर पर यहां पर क्या बोलता है, ऑल्सो टर्न ह्यूमन कैपिटल लाइक नर्सिस, फार्मर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स इनटू ह्यूमन कैपिटल, इनको क्या किया जा सकता है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर चेंज किया जा सकता है। लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, societies need sufficient human capital in the first place in the form of competent people who have themselves been educated and trained as professors and other professionals। क्या कहा गया कि हर एक समाज को आवश्यकता होती है ऐसे लोगों की जो अपने फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं। जैसे कि अगर एक डॉक्टर की सेवाओं की बात की जाए, एक नर्स की सेवाएं की बात की जाए और उसी तरह से अगर एक लॉयर की द्वारा जो दी गई सेवाएं हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाए तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक है एक समाज का विकास करने के लिए। In other words, we need good human capital to produce other human capital, यानी कि अच्छे ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता होगी अच्छे ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि आगे चलकर अगर मान लिया जाए एक अच्छा अध्यापक है तो एक अच्छा, अगर मान लो कोई एक डॉक्टर है वो अच्छा अध्यापक भी बन सकता है और उस अच्छे अध्यापक बनने की वजह से आगे और भी ज़्यादा डॉक्टर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, से नर्सिस, फार्मर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। This means that we need investment in human capital to produce more human capital out of human resource। यानी कि हमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी इन्वेस्टमेंट करने की ह्यूमन कैपिटल्स के अंदर ताकि और ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल्स का प्रोडक्शन किया जा सके, राइट, कहाँ से, ह्यूमन रिसोर्स से। यानी कि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उन ह्यूमन रिसोर्स में से अगर मुझे बेहतरीन ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए मुझे आवश्यकता है किसकी, इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट का कहीं ना कहीं रोल बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है। आगे कहता है कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर व्हाट ह्यूमन कैपिटल मीन बाय पॉजिंग दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट। कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और इससे और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में जान पाएंगे। सबसे पहले बात की जाती है दैट व्हाट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। दूसरी बात, यहां पर जो क्वेश्चन जनरेट होता है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, क्या ह्यूमन कैपिटल के बीच में और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री के बीच में क्या किसी तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, करता है, लेकिन किस तरह का है चर्चा करेंगे उस बारे में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में। तीसरा कहता है इज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल लिंक्ड टू पीपल्स ऑल राउंड डेवलपमेंट और एज इट इज नाउ कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। कहता है जो फॉर्मेशन हो रही है ह्यूमन कैपिटल की वो क्या लोगों की ऑल राउंड डेवलपमेंट में भी मदद करता है, क्या इसकी वजह से लोगों के भी होलिस्टिक चेंज देखा जाता है लोगों के अंदर, इसकी वजह से भी, जिसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बात होगी एक पर्सन की होलिस्टिक
चेंज के बारे में, यानी कि एक पर्सन के थिंकिंग के बारे में पूरी तरह से चेंज होना, एक पर्सन के वियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आना, एक पर्सन के बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर चेंजेस जो है वो देखा जाता है ताकि होलिस्टिकली एक पर्सन के अंदर डेवलपमेंट देखी जा सके, वो रिलेट करती है ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ। What role can the government play in the human capital formation in India? भारत के अंदर जो सरकार है वो किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्या रोल इसके द्वारा प्ले किया जा सकता है, वो भी बात करेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो सबसे पहले बात करेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स की, लेकिन सबसे पहले बात होगी सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल कि सबसे बड़ा जो सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का वो क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा सोर्स रहेगा एजुकेशन, आपकी शिक्षा, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, यानी कि अगर आप निवेश करेंगे किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, तो इसको माना जाता है सबसे बड़ा मेन कारण जो किसका है बेटा, ह्यूमन कैपिटल का सबसे बड़ा कारण है। देयर आर 7 अदर सोर्सेज एज वेल, और भी सोर्सेज हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशंस एंड इंफॉर्मेशंस आर द अदर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कहता है और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कारण है वो एजुकेशन है, वो शिक्षा है, क्योंकि अगर शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी, और जब ह्यूमन कैपिटल्स की ग्रोथ अच्छी लेवल पर देखी जाएगी तो उसका फायदा कहीं ना कहीं एक राष्ट्र को, एक इकोनॉमी को भी देखने के लिए मिलेगा, वो बात यहां पर होती है। तो यहां पर क्या बोला गया कि और भी सेक्टर्स है जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा सकती है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो। अब ट्रेनिंग की अगर बात करते हैं तो ये भी आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में समझते हैं, किसके अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। ट्रेनिंग आप लोगों की 2 प्रकार की हो सकती है, एक आपके पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, कौन सी होती है सर, एक तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है, और दूसरी ट्रेनिंग आप लोगों को मिलती है सर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दूसरी ट्रेनिंग कौन सी आपकी सर, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। इन दोनों ट्रेनिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट, ये भी एक समझने का और ये भी एक जानने का क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स हो सकता है। व्हाई डू योर पेरेंट्स स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन, राइट, क्यों आपके माता पिता जो हैं वो आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं। इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आपकी शिक्षा के ऊपर ज़्यादा पैसा स्पेंड किया जाएगा तो उसकी वजह से आप ज़्यादा बेहतर स्किल्स सीख पाएंगे, और स्किल्स सीखने की वजह से जो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पर्सन जिसको कि बहुत ज्यादा शिक्षा जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई। आगे क्या कहता है, कहता है स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, यानी कि अगर आपकी एजुकेशन के ऊपर पैसा स्पेंड किया जाए, इसीलिए बोला जाता है कई बार कि आपकी जो एजुकेशन है वो आपके लिए एक एक्सपेंस नहीं है, बल्कि वो आपका एक निवेश है, आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्यों है सर, क्योंकि सर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे अपने एजुकेशन के ऊपर तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं खुद के विकास के ऊपर ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, और आगे चल के इसके जो रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो कई ज्यादा होंगे, कई मल्टीप्लाई में होंगे जितना आज पैसा जो है आप इन्वेस्ट करेंगे अपने विकास के ऊपर। कहता बाय कंपनीज बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग फ्यूचर प्रॉफिट, कंपनियां क्यों पैसा स्पेंड करती है ट्रेनिंग के ऊपर, ताकि फ्यूचर प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लाइकवाइज इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है एजुकेशन के अंदर इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो फ्यूचर इनकम को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सके, या फिर आगे चलकर बहुत ज्यादा सक्षम या फिर काबिल बन सके इस ऑब्जेक्टिव के साथ। लाइक एजुकेशन की तरह हेल्थ जो है उसको भी कंसिडर किया जाता है एक इंपॉर्टेंट इनपुट के तौर पर डेवलपमेंट करने के लिए, एक विकास का, एक नेशन का, as much as it is important for the development of an individual, यानी कि जितना जरूरी है हेल्थ सेक्टर का एक इंडिविजुअल के लिए होना जरूरी है, विकास होना उतना ज्यादा जरूरी है, सेम सेंस पे एक राष्ट्र के लिए भी हेल्थ सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाली है।
हु कैन वर्क बेटर, कौन, आप खुद सोचिए कौन ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। जो एक हेल्थी पर्सन होगा और एक अनहेल्थी पर्सन है, उन दोनों बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन ज्यादा बेहतर तरीके से आउटपुट दे सकता है, कौन ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी स्किल्स का यूज कर सकता है। तो आप लोगों को पता है एक हेल्थी व्यक्ति, एक पुष्ट व्यक्ति जो होगा वो ज्यादा कहीं ना कहीं क्या कर पाएगा बेटा, प्रॉपर तरीके से अपने काम को कर पाएगा और इसकी वजह से वो ज्यादा आउटपुट भी प्रोड्यूस कर पाएगा। इसलिए हेल्थ सेक्टर का भी अच्छा होना कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट टास्क बनता है। तो क्या बोला गया, अ सिक पर्सन और अ पर्सन विद साउंड हेल्थ, राइट, अ सिक लेबरर विदाउट एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी इज कंपेल्ड टू अब्सटेन फ्रॉम वर्क एंड देयर इज लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है या फिर हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा विकास नहीं है, तो अगर एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसके बीमार होने की वजह से क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को उसकी प्रोडक्टिविटी के अंदर इंपैक्ट देखने को मिलेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। And there is loss of productivity, hence expenditure on health is an important source of human capital formation। हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना, हेल्थ के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है, स्रोत है, ये बोला गया इसके अंदर। आगे चलने से पहले एक फिगर था जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं और आप लोगों को जरूर इसके ऊपर काम करना चाहिए। और क्या बोला गया यहां पर, आइडेंटिफाई करिए और कलेक्ट करिए डाटा को, कहां से, उन फैमिली से जो फ्रॉम डिफरेंट स्टाटा, जो बहुत पुअर है, जो मिडिल क्लास से है और जो एफ्लुएंट परिवार से है, और इनके जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है फैमिलीज के एजुकेशन के ऊपर, चाहे वो मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल चाइल्ड अगर इनके हैं, उनके ऊपर वो किस तरह से एजुकेशन के ऊपर पैसा स्पेंड करते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में समझिए। आप जान पाएंगे कि सर जो एफ्लुएंट परिवार से आते हैं, आपको जानने का मौका मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं या फिर इंपॉर्टेंस देते हैं, और उनके द्वारा ज़्यादा इंपॉर्टेंस एजुकेशन के ऊपर इसलिए दी जाती है क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन ही एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर किया गया निवेश आगे चलकर मल्टीपल रिटर्न जो है वो देने वाला है। आगे समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, और क्या बोला जाता है यहां पर, बोला गया द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन, राइट, प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब है वैक्सीनेशन, राइट, वैक्सीनेशन। जैसे कि हाल ही में अभी क्या हुआ बेटा, कोरोना आया, और कोरोना के चलते हमें क्या हुआ बेटा, वैक्सीनेट किया गया ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ाई जा सके, राइट। तो उसके लिए हमें वैक्सीनेट किया गया, और फ्यूचर में अगर इस तरह की बीमारी दोबारा आती है तो हमारी बॉडी को उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो उसको बोला जाता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हम बेसिकली एक डेडली डिसीज के अगेंस्ट करते हैं ताकि हम फ्यूचर में उस तरह की बीमारी से क्या कर सकें, बच सकें। दूसरा बात की जाती है क्यूरेटिव मेडिसिन की, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, राइट। बीमारी के दौरान, या अगर मान लो मैं डॉक्टर के पास जाता हूं और मेरे को किसी तरह की बीमारी डायग्नोज हो जाती है, तो उस बीमारी को सही करने के लिए जो डॉक्टर के द्वारा मेरे को मेडिसिन दी जाती है, उस मेडिसिन को बोला जाएगा क्यूरेटिव मेडिसिन। क्या बोला जाएगा, क्यूरेटिव मेडिसिन। और मैं इसलिए समझा रहा हूं बेटा ये आपको क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है डायरेक्टली कि प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब क्या है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब है वैक्सीनेशन। क्यूरेटिव मेडिसिन का मतलब क्या है बेटा, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस। और तीसरा आता है बेटा सोशल मेडिसिन, और सोशल मेडिसिन का मतलब है कि हेल्थ लिटरेसी के ऊपर आपके ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाना, यानी कि आप लोगों को जैसे कुछ घातक बीमारियां हैं, उन बीमारियों के बारे में पहले से ही अवगत कराया जा सके कि उन बीमारियों से किस तरह से आपको बचाया जा सकता है। एंड provision of clean drinking water and good sanitations are the various forms of health expenditure। और health expenditure के ऊपर कहाँ पैसा खर्च किया जा सकता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर, राइट, शुद्ध पानी के ऊपर, गुड सैनिटेशन के ऊपर, और भी बतेरे एरियाज है जहां पर हेल्थ एक्सपेंडिचर किया जा सकता है। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ओवरऑल विकास किया जा सके एक ह्यूमन बींग्स का। यानी कि एजुकेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में हेल्थ सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, राइट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द
healthy labor force and is thus a source of human capital formation। क्या बोला जाता है, जो हेल्थ के ऊपर जो निवेश किया जाता है इसकी वजह से जो सप्लाई है हेल्थी लेबर की वो बढ़ जाएगी, और जब एक राष्ट्र के अंदर एक हेल्थी लेबरर्स जो होंगे वो देखे जाएंगे उसकी वजह से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल जो है वो फॉर्म होगी। ये बात इसके अंदर की जाती है। आगे बोला जाता है फर्म स्पेंड ऑन गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने की कोशिश करती है किसको, वर्कर्स को। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, आइए समझ लेते हैं, बता देता हूं आपको, लेकिन थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन बता देता हूं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या है बेटा, डिफरेंस है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्यरत होते हैं या फिर आप किसी भी संस्था को ज्वाइन करते हैं, तो वो आपको मौका देती है कि आप काम को पहले क्या करिए, उस संस्था में आइए, काम को सीखिए और सीखने के बाद उस काम को करिए। उसी तरह से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर जिस टाइप का कार्य एक संस्था के द्वारा किया जाता है उसी का ही डमी सेटअप पहले बना दिया जाता है, और उस डमी सेटअप के ऊपर पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है उस पर्सन को जिसको उन्होंने नियुक्त किया होता है, यानी कि हायर किया होता है। तो उनको क्या किया जाता है बेटा, डमी सेटअप पे पहले प्रयास करवाया जाता है, और जैसे ही वो चीज़ों को वहाँ पर सीखते हैं उनको फिर दोबारा से बुला लिया जाता है, कहाँ पर, मेन टास्क, मेन रोल के ऊपर। तो क्या बोला गया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर भी संस्थाएं जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग की वजह से क्या होगा, जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है संस्था के लिए, वो क्या करेगा बेटा, वो स्किल होगा, वो स्किल्ड होगा, और उसकी स्किल की वजह से, उसकी स्किल बढ़ने की वजह से इसका बेनिफिट संस्था को मिलने वाला है। कैसे, प्रॉफिट के तौर पर, क्योंकि प्रॉफिट जो होगा वो संस्था के लिए कमा कर देने वाला है लॉन्ग रन के अंदर। दिस में टेक डिफरेंट फॉर्म्स। 1. The workers may be trained in the firm itself under the supervision of a skilled worker. 2. The workers may be sent for off-campus training. Workers को off-campus training के लिए भी भेजा जा सकता है, और जो skilled worker है, यानी कि जिसको कि बहुत अच्छी तरह से वो कार्य, वो स्किल्स आती है, उनके निगरानी में उस व्यक्ति को ज्ञान दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है उस चीज़ से रिलेटेड, ताकि वो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को सीख सके और बहुत अच्छा आउटपुट संस्था के लिए दे सके। इन बोथ दिस केसेस फर्म्स इनकर्स सम एक्सपेंसेस। इसके लिए संस्थाएं जो है कुछ पैसा खर्च करती है, लेकिन वो खर्चा संस्थाओं के लिए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर कारीगर होता है लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि वो एम्प्लॉय उन संस्था के लिए क्या करने वाला है, लॉन्ग रन के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट या फिर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा जो है वो देकर जाने वाला है। Firms will thus insist that the worker should work for a specific period of time after their on the job training। इसीलिए संस्था किस चीज़ का प्रयास करती है कि जिस एम्प्लॉय को वो ट्रेनिंग दी जा रही है वो एम्प्लॉय उस संस्था के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहे, क्योंकि वो जब ज़्यादा लंबे टाइम तक उस संस्था के साथ बना रहेगा तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कमाने का मौका ज़्यादा मिलेगा। और इसीलिए कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, आप कई बार सुनते भी होंगे कि संस्थाएं थोड़ा बहुत क्या करती है, आप लोगों के साथ बॉन्ड या फिर एग्रीमेंट करवाने का काम करती है, ताकि उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है कि ये जो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है संस्था के द्वारा, तो इस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है, उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को रीप किया जा सके लॉन्ग रन के अंदर, ताकि इसका जो फायदा है उस फायदे को देखा जा सके लंबे समय के अंदर। उसीलिए ये कॉन्सेप्ट यहां पर देखा जाता है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। ड्यूरिंग विच इट कैन रिकवर द बेनिफिट ऑफ द इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी ओइंग टू द ट्रेनिंग, यानी कि जिसकी वजह से जो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है ट्रेनिंग की वजह से, उसका बेनिफिट, उसका लाभ जो है उठा सके संस्थाएं। एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है, एक सोर्स है, साधन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, क्योंकि रिटर्न ऑफ सच एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ इनहेंस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इट। यानी कि जितनी संस्था को इसकी लागत नहीं पड़ेगी, यानी कि कॉस्ट नहीं पड़ेगी, उससे कई गुना ज्यादा संस्थाएं क्या कर लेंगी, इससे फायदा उठा लेंगी लॉन्ग रन के अंदर। यह बोला गया। पीपल, लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, और माइग्रेट का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि एक जनरली लोग रूरल एरिया से, यानी कि ग्रामीण एरिया से, ग्रामीण
एरिया से वो क्या करते हैं, ग्रामीण जगहों से वो क्या करते हैं बेटा, शहरों की तरफ, अर्बन एरियाज की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सर अगर लोग माइग्रेट करेंगे कहां पर, क्या करने के लिए, जॉब्स को सर्च करने के लिए, इसका मतलब माइग्रेशन की वजह से हायर सैलरीज देखने के लिए मिलेगी देन व्हाट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेस। जो उनको उनके नेटिव प्लेस के अंदर पैसा मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाली है, उससे कई गुना ज्यादा सैलरीज उनको अर्बन एरिया में देखने को मिलेगी। इसीलिए माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन, राइट। जो लोग ग्रामीण एरिया से शहरों की तरफ जो मूव करते हैं इंडिया के अंदर, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करते हैं, यानी कि ग्रामीण एरिया से शहरों की तरफ जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जो बताया गया वो कारण बोला गया बेरोजगारी। अगर मैं टेक्निकली इस चीज की बात करता हूं तो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। अब ये जो पर्सन्स होते हैं, जो टेक्निकली पढ़े लिखे क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, वो कंट्रियों से माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ हायर सैलरीज दैट दे हैव गेट इन सच कंट्रीज। यानी कि दूसरे देशों के अंदर इनको और ज्यादा जो सैलरी से वो मिल सकती है, और ज्यादा सैलरी मिलने का मतलब है ज्यादा बेहतर जिंदगी, और ज्यादा बेहतर तरीके से अपने जिंदगी को क्या कर सकते हैं बेटा, ये जी सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव से ये माइग्रेट करते हैं एक देश से दूसरे देश के प्रति। आगे, माइग्रेशन इन बोथ दिस केसेस इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। माइग्रेशन की वजह से क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग in the migrated places and physical cost of living in a strange socio-culture setup। जब लोग क्या होगा बेटा, जब अपने एरिया को छोड़कर किसी और एरिया के अंदर रहने के लिए जाएंगे तो उसके लिए उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, या फिर बहुत सारी चुनौतियां उनके द्वारा फेस की जाएगी। और सबसे बड़ी चुनौती होगी वहां पर यानी कि दूसरे जगह पर जाकर अपने आप को एडजस्ट करने की, कि एम्प्लॉय किस तरह से अपने आप, जो पर्सन जो शिफ्ट माइग्रेट करके जा रहा है, वो अपने आप को उस एरिया के अंदर कैसे शिफ्ट करने वाला है। क्योंकि अगर आप ग्रामीण एरिया के अंदर रहते हैं और शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं तो वहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी माइग्रेशन की। दूसरा, आपको हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखने को मिलेगी, वहां पे चीजें ज्यादा एक्सपेंसिव देखी जाएगी एज कंपेयर टू दी रूरल एरिया। माइग्रेटेड प्लेसेस एंड फिजिकल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन स्ट्रेंज सोशो कल्चरल सेटअप, और जो सेटअप बनाया गया है उस सेटअप के अंदर रहने के लिए भी, राइट, वो थोड़ा सा स्ट्रेंज रहेगा लोगों के लिए, तो वहां पर थोड़ी सी समस्याएं उनके समक्ष आने वाली है। The enhanced earning in the new place outweigh the cost of migration. Hence, expenditure on migration is also a source of human capital formation. इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर एक्सपेंडिचर किया जाता है किसके ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसे बोला जाता है माइग्रेशन, और उसके ऊपर अगर पैसा खर्च किया जा रहा है, वो भी एक कारण बनता है किसका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक जो कारण है वो क्या बनने वाला है, ये यानी कि एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर। पीपल spend to acquire information relating to the labor market and other market like education and health। लोग जो है वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी क्या करते हैं बेटा, पैसा खर्च करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बाकी एरियाज को भी क्या कर सके बेटा, थोड़ा सा समझ सके। जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर पैसा स्पेंड किया जा रहा है, सेम संदर्भ में बाकी सेक्टर्स के अंदर भी पैसे को क्या किया जाता है, स्पेंड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लोग जो है वो जानते हैं कि जो लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स, वेदर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड द राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स एंड एट व्हाट कॉस्ट, दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। एक्सपेंडिचर incurred for acquiring information related to the labor market and other market is also a source of human capital formation। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक और सोर्स है हमारा खर्चा किसके ऊपर, जो कि किया जा रहा है एक्वायर करने के लिए इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, किससे रिलेटेड, लेबर मार्केट से रिलेटेड और बाकी मार्केट से रिलेटेड, राइट। आई होप आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी।
अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और डिफरेंस बोला जाता है किसके बीच में, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है। दोनों में क्या है बेटा, विभिन्नता है, दोनों ही एक दूसरे से डिफर करते हैं क्योंकि दोनों का रोल ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। बोथ द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन आर आउटकम ऑफ द कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन regarding investment in physical capital is taken on the basis of one's knowledge in this regard। यानी कि अगर मैं फिजिकल कैपिटल, फिजिकल का मतलब हुआ बेटा दैट इट बेसिकली रिलेट टू द आउटपुट, राइट, किससे रिलेट करता है बेटा, फिजिकल आउटपुट से रिलेट करता है, और ह्यूमन कैपिटल बेसिकली रिलेट करता है ह्यूमन बीइंग से। द एंटरप्रेन्योर possesses knowledge to calculate the expenses, to calculate the expected rate of return to a range of investment and then rationally decide which one of the investment should be made। यानी कि जो एक इन्वेस्टर है वह बहुत भली भांति जानता है कि कहां पर उसको अपने पैसों को, अपने रिसोर्सेज को लगाने की आवश्यकता है और कहां से वो ज्यादा रिटर्न जो है वो पा सकता है, उसके बारे में ये बात की गई। आगे बोलता है द ओनरशिप ऑफ द फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ओनर। द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। ये कैसी है बेटा, आर्थिक और टेक्निकल प्रोसेस है। अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन वंस लाइफ व्हेन शी और ही unable to decide whether it would maximize his or her earning. Children are given different types of school education and health care facilities by their parents and the society, right? The peers, educators and society influence the decisions regarding human capital investment even at the tertiary level, that is at the college level। कहता है peers, educators और society influence करती है आपको कि आप डिसीजन लीजिए ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके टर्जरी लेवल पर भी। टर्जरी लेवल का मतलब हुआ जब आप कॉलेज में अपनी शिक्षाएं क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ताकि आप लोग ज्यादा बेहतर आगे चलकर आउटपुट दे पाए। Moreover, the human capital formation at this stage is dependent upon the already formed capital of school level. Human capital formation is partly a social process and partly a conscious decision of the possessors of the human capital। इसीलिए human capital formation को बोला गया कि ये social process है जो कि partly conscious decision और conscious decisions और possessors के बीच में एक difference create करने की कोशिश करेगा ताकि human capitals को form किया जा सके। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो कहता है सर हु कंट्रीब्यूट मोर टू द नेशनल इनकम, अ वर्कर इन अ फैक्ट्री और अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। यानी कि अगर मैं राष्ट्र की आय की बात करूं, यानी कि नेशनल इनकम की बात करूं, तो नेशनल इनकम के अंदर सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके द्वारा दिया जाता है या फिर कौन कंट्रीब्यूट करता है, एक वर्कर जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। तो आपका आंसर होगा एक स्किल लेबरर, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा नेशनल इनकम के अंदर। और वो क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स स्किल। वहीं पर एक वर्कर जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है वो जनरली एक अनएडुकेटेड पर्सन है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि एक एडुकेटेड है और दूसरा क्या है बेटा, अनएडुकेटेड है। तो क्या बोलता है, वी नो that the labor skill of an educated person is more than that of an uneducated person and that the former generate more income than the latter। यानी कि पहले बार, यानी कि यहाँ वाला जो पर्सन है वो ज्यादा करेगा कंट्रीब्यूट नेशनल इनकम के अंदर। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन द इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। नेचुरली द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटेड पर्सन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ द इलिटरेट पर्सन। इफ अ हेल्थी पर्सन कुड प्रोवाइड uninterrupted labor supply for a longer period of time, then health is also an important factor of economic growth। Thus both education and health along with many other factors like on the job training, job market information and migration increase an इंडिविजुअल्स इनकम जनरेशन कैपेसिटी। तो यानी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि वो ज्यादा
रोल प्ले करेगा किसके अंदर, नेशनल इनकम ग्रोथ के अंदर, राइट। अब आइए एक बार ये चित्र देखने का प्रयास करते हैं और यहां पर ह्यूमन कैपिटल क्या लिखा गया है, यहां पर क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल, अ स्कूल बीइंग रन इन मेक शिफ्ट प्रीमाइसेस इन दिल्ली, राइट। एक स्कूल चलाया जा रहा है, राइट। और क्यों चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को यहां पर पढ़ाया जा सके और ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर फोकस यहां पर देखा जा रहा है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है बेटा, दिस इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशियली नॉट ओनली टुवर्ड इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो स्टिमुलेट इनोवेशंस एंड क्रिएट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजीज। यानी कि जितना ज्यादा एक एडुकेटेड पर्सन होगा उतनी ज्यादा ही उसकी प्रोडक्टिविटी के अंदर इंक्रीमेंट तो देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में वो इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी को भी आसानी से क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करने के लिए ओपन रहेगा हमेशा। एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, दस फैसिलिटेट इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करता है क्या करने के लिए, जो भी चेंजेस एक समाज के अंदर देखे जा रहे हैं उनको एक्सेप्ट किया जा सके, और जो हमारे इन्वेंशंस और इनोवेशंस देखे जा रहे हैं उन इन्वेंशंस और इनोवेशंस को क्या किया जा सके, और ज्यादा आगे लेकर जाया जा सके, या फिर इन्वेंशन और इनोवेशंस को एक्सेप्ट किया जा सके, राइट। Similarly, the availability of educated labor force facilitate adaptation to the new technology। सेम सेंस पर जो एजुकेटेड लेबर होगी वो फैसिलिटेट करेगी कि अडेप्ट किया जा सके नई टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से। Empirical evidence to prove that increase in human capital causes economic growth is rather nebulous. This may be because of the measurement problem. For example, education measured in terms of year of schooling, teacher pupil ratio and enrollment rates may not reflect the quality of education. Health service measured in monetary term, life expectancy and mortality rate may not reflect the true health status of the people in a country। क्या बोला गया कि सर यहां पर जो हमारे द्वारा मेजरमेंट प्रॉब्लम कई बार देखी जा सकती है, यानी कि अगर मैं एजुकेशन को मेजर करने की कोशिश करूं तो एजुकेशन को इस संदर्भ में मैं मेजर करता हूं जनरली कि कितने लोग या फिर कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके द्वारा एजुकेशन ली जाती है, राइट। क्या टीचर पीपल रेशियो बेसिकली क्या है, पर स्टूडेंट कितने टीचर जो है वो मतलब कितने स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कितने टीचर जनरली पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें डिसाइड करती है कि क्या हमारा रेट या फिर रेशियो रहना चाहिए, और जिसकी वजह से जो ट्रू और फेयर वैल्यू है वो ट्रू और फेयर वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है किसकी, ह्यूमन ग्रोथ की, राइट। आगे क्या बोलता है, यूजिंग द इंडिकेटर mentioned above, an analysis of improvement in education and health sector and growth in real per capita income in both developing and developed countries shows that there is convergence in the measure of human capital but no sign of convergence of per capita real income। in other words, human capital growth in developing countries has been faster but the growth of per capita real income has not been that fast। यानी कि ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हुई है लेकिन पर कैपिटा रियल इनकम जो है वो उतनी ज्यादा ग्रो नहीं करी है, राइट। उसके पीछे के रीजंस है, उसके पीछे कारण है, वो कारण समझाने की कोशिश की जाती है और बोला जाता है द रीजन वाज द कॉजेलिटी बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोस इन आइदर डायरेक्शन। यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दोनों ही एक ही पहलू पे, दोनों एक ही डायरेक्शन की ओर चलते हैं, दैट इज हायर इनकम, राइट। कि अगर ज़्यादा इनकम होगी तो उसकी वजह से हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो होगा वो जनरेट होगा, और कम इनकम पर कम ह्यूमन कैपिटल जनरेशन होगा, और हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉसेस ग्रोथ ऑफ द इनकम, और ह्यूमन कैपिटल बढ़ने की वजह से आपकी जो इनकम है उसके अंदर भी ग्रोथ देखा जाएगा। इंडिया जो है, भारत जो है ह्यूमन कैपिटल की
और उसका जो रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर उसको समझता है, और वो समझता है कब, उसको लेकर आता है कब, 7th 5 ईयर प्लान के अंदर, और वो बोलता है 7th ईयर प्लान के अंदर कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रीड ह्यूमन कैपिटल हैज नेसेसरली बी असाइंड अ की रोल इन एनी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी particularly in a country with a large population trained and educated on sound lines. A large population can itself become an asset in accelerating economic growth and in ensuring social change in the desired direction. ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से क्या बोला गया कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उस ज़्यादा पॉपुलेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ किया जा सकता है, ताकि जो ज़्यादा वैल्यू एडिशन जो है वो एक इकोनॉमी के अंदर की जा सके, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक कंट्री का वो बढ़ाया जा सके इस ऑब्जेक्टिव के साथ। It is difficult to establish a relation of cause and effect from the growth of human capital to economic growth, but we can see in this table that real per capita income in 1951 was 7,651, 81 में 12,174, 91 में 15,748, 2001 में 23,095 और 2016-17 में 77,659। क्रूड डेथ जो थी वो 25.1% थी। हेल्थ सेक्टर में इंक्रीमेंट आने लगा तो 12.5% देखी गई। 1991 में 9.8%, 2001 में 8.1% और 16-17 में 6.3%, और इसी तरह से ये जो रेट है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घटता चला गया। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ थी मेल के अंदर 1991 के अंदर 37.2 दशमलव थी, वो बढ़कर 37.2 साल हुआ करती थी, वो बढ़कर 2016-17 में 67 साल हो गई। वहीं फीमेल की अगर बात की जाए तो उनके अंदर वही 36.2 साल से बढ़कर 70 साल देखी गई। और ये इसके कारण क्या रहे, इसके पीछे के रीजन रहे द ग्रोथ इन दी हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है वो देखी गई। That these sectors have grown simultaneously. Growth in each sector probably has reinforced the growth of every other sector. एक सेक्टर के अंदर विकास आएगा तो बाकी सारे सेक्टर्स के अंदर भी विकास देखने को मिलेगा, वो बात यहाँ पर बोली गई। राइट, द नेशन एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उनके द्वारा क्या बोला गया। आइए क्या बोलती है, दैट द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस इन द नॉलेज लैंडस्केप, यानी कि नॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज जो है वर्ल्ड लेवल पर देखा जा रहा है, विद वेरियस ड्रामेटिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सच एज द राइज ऑफ बिग डाटा, machine learning and artificial intelligence. Many unskilled jobs worldwide may be taken over by machines, while a need for the skilled workforce, particularly involving mathematics, computer science and data sciences, in conjunction with the multidisciplinary ability across the sciences and social sciences and humanities, will be increasingly in the greater demand। यानी कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से राइट बहुत सारे सेक्टर के अंदर ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। विद द क्लाइमेट चेंज इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, अब क्लाइमेट में भी चेंजेस आ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डिप्लीट हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, और यहाँ पर क्या हो रहा है, साइजेबल शिफ्ट हो रहा है इन हाउ वी मीट द वर्ल्ड एनर्जी, वाटर, फूड एंड सैनिटेशन नीड, अगेन रिजल्टिंग इन द नीड फॉर द न्यू स्किल्ड लेवल, पर्टिकुलरली इन द बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड अदर फील्ड। यानी आप समझ पा रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत, आवश्यकता कितनी ज़्यादा है एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। इन उदाहरणों से आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। द ग्रोइंग एमरजेंस ऑफ एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक will also call for collaborative research in infectious disease management and development of vaccines, and the resultant social issues heighten the need for multidisciplinary learning. There will be a growing demand for the humanities and art as India moves toward becoming a developed country as well। यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल आगे चलकर प्ले करने वाला है, वो बात यहाँ पर लिखी गई है।
अब बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के अंदर या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करूं और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता हूं तो दोनों में क्या डिफरेंस है, पहली बात ये। और अगर डिफरेंस है तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में समझते हैं। तो ये दोनों की दोनों टर्म्स जो है वो एक जैसी लगती है, लेकिन ये टर्म्स क्या है, दोनों में अपने आप में ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। पहला क्या कहता है, इट साउंड सिमिलर बट देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज मींस टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर ह्यूमन कैपिटल की बात की जाए तो ह्यूमन कैपिटल दो चीजों को ज्यादा कंसिडर करती है बेटा, एक आपकी एजुकेशन को कंसिडर करेगी और दूसरा आपके हेल्थ को कंसिडर करती है ग्रोथ के लिए, राइट। Human development is based on the idea that education and health are integrated to human well-being, because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make more choices which they value, right? Human capital क्या बोलती है कि जितने ज़्यादा एक लोग एडुकेटेड होंगे, जितना ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, जितनी बेहतरीन उनकी हेल्थ एजुकेशन हेल्थ होगी, उतने ज़्यादा ही वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और उतने ज़्यादा ही वो रिस्पेक्टिव मेजर्स के बारे में सोच पाएंगे। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट ह्यूमन बीइंग्स एज अ मीन्स टू एंड, द एंड बीइंग द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। यानी कि ह्यूमन कैपिटल मानती है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या है बेटा, मीन्स है, साधन है, और क्या है, एंड है किसी भी साधन को अचीव करने का। यानी कि जो भी चीजें अचीव करनी है उसको मिलने का या फिर उससे मिलाने का एक जरिया है, राइट। In this view, any investment in education and health is unproductive if it does not enhance output of goods and services. In the human development perspective से अगर बात की जाए, human beings are ends in themselves. Human welfare should be increased through investment in education and health, even if such investment do not result in higher level productivity. यानी कि ह्यूमन कैपिटल के ऊपर क्या करिए, आप ग्रोथ करिए। और ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाई जाएगी ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के ऊपर ज्यादा काम करके। यानी कि ह्यूमन कैपिटल दो सेक्टर से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और वो दो सेक्टर है, एक एजुकेशन सेक्टर और दूसरा सेक्टर हमारे पास क्या है सर, हेल्थ सेक्टर। जितना बेहतर एक राष्ट्र का हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर होगा, उतनी ही बेहतर वहां की क्या होने वाली है बेटा, इकोनॉमिक कंडीशन होने वाली है, ऐसा बोला गया। Therefore, basic education and basic health are important in themselves, irrespective of their contribution to the labor productivity. In such a view, every individual has a right to get basic education and basic health care. That is, every individual has a right to be literate and lead a healthy life. इसलिए बोला गया, यह हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि उसको एजुकेशन मिले और उसको एक हेल्थी लाइफ मिले। और ये इसीलिए बोला गया कि ये किसका कर्तव्य है, ये सरकारों का कर्तव्य है कि सरकार हर एक व्यक्ति को मिनिमम एजुकेशन तो प्रोवाइड करे और साथ ही साथ में अच्छी हेल्थ कंडीशंस भी प्रोवाइड करके दे, राइट। आगे बात करते हैं स्टेट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, राइट। अगर स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी कि अभी क्या परिस्थितियां हैं, यानी कि उसकी अभी क्या करंट में क्या सिचुएशंस अभी चल रही है, उसके साथ में उससे रिलेटेड ये बात है। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू एनालाइज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। We have already learned that human capital formation is the outcome of investment in education, health, on-the-job training, migration and information. Of these education and health are very important source of human capital formation. We know that India is a federal country with a union government, state government and local government, जिसको कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, विलेज पंचायत के नाम से जाना जाता है। The Constitution of India mention the function to be carried out by each level of the government accordingly. भारत के अंदर आप लोगों को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और आपके पास विलेज पंचायत है। और संविधान के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है कि किस किस लेवल पर किसका क्या क्या रोल जो है वो रहने वाला है ग्रोथ के अंदर। एक्सपेंडिचर ऑन बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली बाय ऑल द 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और विलेज लेवल पर भी एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर तो तीनों ही सरकारों के द्वारा ध्यान दिया जाएगा।
एनालिसिस ऑफ द हेल्थ सेक्टर इज टेकन अप इन द चैप्टर 8। बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे और वहां से जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के अंदर अभी और ज्यादा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं एजुकेशन का रोल क्या रहने वाला है और एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें बेसिकली सरकार के द्वारा की गई कि भारत का एजुकेशन सिस्टम और ज्यादा बेहतर किया जा सके। डू यू नो हु टेक केयर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन इंडिया? भारत के अंदर एजुकेशन और हेल्थ का कौन ध्यान रखता है? कहता बिफोर वी टेक अप द एनालिसिस ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया वी विल लुक इनटू द नीड ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। वी डू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट एंड दिस इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन द एजुकेशन एज वेल एज इन द हेल्थ सेक्टर। दोनों ही सेक्टर्स का रोल है, यानी कि ये जो मैटर है यानी कि हेल्थ और एजुकेशन जो है ये किसके सब्जेक्ट मैटर है? कहता है सेंटर, स्टेट और विलेज लेवल पर विलेज की जो गवर्नमेंट है उनका भी कर्तव्य है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर पॉलिसीज को फ्रेम करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर एजुकेशन और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मेडिकल सुविधाएं जो है लोगों को दी जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि सर इन सेक्टर्स के अंदर सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है उसको भी इंक्रीज कर दिया जाए, उसको भी बढ़ा दिया जाए ताकि वो भी ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए इसके ऊपर या फिर इसके अंदर। आगे बात करते हैं एक्सपेंडिचर और एजुकेशन एंड हेल्थ में सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एंड दे कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। यानी कि आपको पता है जो खर्चे किए जाते हैं एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर इसका लंबे समय तक इसका जो इंपैक्ट है वो देखा जाता है। फॉर इंस्टेंस वंस ए चाइल्ड एडमिटेड टू अ स्कूल और हेल्थ केयर सेंटर वेयर द रिक्वायर्ड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बिफोर द डिसीजन इज टेकन टू शिफ्ट द चाइल्ड टू द अनदर इंस्टीट्यूशन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डैमेज वुड हैव बीन डन। यानी कि ठीक ठाक डैमेज उसके ऊपर देखा जा सकता है। यानी कि अगर एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही है और 1-2 साल तक अगर वो उसी संस्था के अंदर पढ़ाई करता है और उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाए तो ठीक ठाक सब्सिक्वेंट डैमेज उसके ऊपर ऑलरेडी हो चुका होगा, राइट। इसीलिए इसके ऊपर ध्यान देना इन 2 सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए सरकार के द्वारा यह कोशिश की गई कि इन सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जा सके। In the situation, the providers of the education and health sector acquire monopoly power and are involved in exploitation. The role of the government in situation is to ensure that private providers of these services should adhere the standards that are stipulated by the government. यानी कि भारतीय सरकार के द्वारा 2 भी निर्देश है एजुकेशन शिक्षा से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड उसको क्या किया जाए पूर्ण तहत से फॉलो किया जाए, ऐसा बोला गया। इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, स्टेट लेवल पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। जैसे कि एनसीईआरटी की अगर बात की जाए तो स्कूल लेवल पर आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी काम करती है। सेम लेवल पर अगर कॉलेज लेवल पर बात की जाए तो यूजीसी और टेक्निकल लेवल पर अगर बात की जाए तो एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन कार्यरत है जो कि सुनिश्चित करती है कि एजुकेशन के अंदर किसी भी तरह की परिस्थितियां खराब ना हो और बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास लोगों को या फिर बच्चों को किया जाए। आगे क्या बोला गया? सिमिलरली द मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ एट द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेशनल मेडिकल कमीशन एंड इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर बेसिकली काम करता है बेटा कहां पर? मेडिकल के फील्ड में आईसीएमआर है वो फैसिलिटेट करता है हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड। भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री में क्या लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इस चीज के ऊपर बिलीव करती है या फिर जीती है किस चीज के ऊपर? एक बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर यानी कि बीपीएल लाइन के नीचे वो कार्यरत है। बीपीएल लाइन के रेखा के नीचे आते हैं बहुत सारे लोग जो है वो बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज का बेनिफिट जो है वो नहीं ले पाते हैं। तो सब्सटेंशियल सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड टू रीच सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर एंड हायर एजुकेशन। फर्दरमोर व्हेन बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज कंसिडर्ड एज अ राइट ऑफ द सिटीजन देन इट इज एसेंशियल दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि ऐसा बोला गया कि एजुकेशन को और हेल्थ सेक्टर को अधिकार बना दिया जाए और जब अधिकार ये बना दिया जाएगा लोगों का तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनेगी और सरकार का कर्तव्य बनेगा कि उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करे।
right, for the deserving citizens and those from the socially oppressed classes. Both the union and the state government have been stepping up expenditures in the education sector over the year in order to fulfill the objective of attaining 100% literacy. इसलिए भारतीय सरकार के द्वारा हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर और हेल्थ सेक्टर के अंदर 100% लिटरेसी लाने का प्रयास किया जा रहा है, और ताकि भारतीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड जो है वो हो सके, इसके ऊपर भी भारतीय सरकार प्रयासरत है, यानी कि प्रयास कर रही है ताकि हर एक बच्चा एजुकेटेड हो और उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एजुकेशन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करवाई जा सके। एजुकेशन सेक्टर भारत का कैसे परफॉर्म करता है? तो एजुकेशन सेक्टर को बेसिकली नापा जाता है, या फिर कोई भी सेक्टर किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, कर रहा है, उसको नापा जाता है दो पैरामीटर के बेसिस पर। सबसे पहला कि सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट बजट की अगर बात की जाए तो उस बजट के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर सरकार के द्वारा कितना पैसा खर्च किया गया है, इस चीज के ऊपर ध्यान रखा जाता है। और दूसरा जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, उस जीडीपी का कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज जो है उस पर्टिकुलर सेक्टर को दिया जा रहा है, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर। और अगर मैं उसके आधार पर बात करता हूं तो यहां पर बोला गया जो जीडीपी एक्सप्रेस करता है कि कितना, हाउ मच पीपल इनकम इज बीइंग कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन द कंट्री। 1952 से लेकर 2014 तक एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो था, अगर मैं टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो 1952 में 7.92% था, तो 2014 तक कितना आया, 15.5% से थोड़ा सा ज्यादा। और अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.64 से 4.13% तक पहुंचा। इसका मतलब क्या है, इस पीरियड के दौरान एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है वो इतना ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं रहा, राइज और फॉल इसके अंदर देखा गया, इतना ज्यादा यूनिफॉर्म ग्रोथ जो है सेक्टर के अंदर नहीं देखी गई। अगर मैं प्राइवेट एक्सपेंडिचर की बात करूं इंडिविजुअल के द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने एजुकेशन के अंदर ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट कर ठीक ठाक रिटर्न कमाने की कोशिश करी। लेकिन भारतीय सरकार के द्वारा एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की गई वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, वो उतार चढ़ावों से भरी पड़ी थी, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो टोटल एजुकेशन का सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो कंसिडर करता है। टर्जरी एजुकेशन से, टर्जरी एजुकेशन के अंदर हम कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक और यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, राइट। तो अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इसके मुकाबले जो एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर में एलिमेंट्री एजुकेशन का जो खर्चा है वो सबसे ज्यादा है। अगर मैं एवरेज गवर्नमेंट की बात करूं तो एवरेज गवर्नमेंट स्पेंड करती है किसके ऊपर, टर्जरी सेक्टर एजुकेशन के ऊपर। एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन द टर्जरी एजुकेशन इज हायर देन दैट ऑफ द एलिमेंट्री। This does not mean that financial resources should be transferred from the tertiary education to the elementary education. As we expand our school education, we need more teachers who are trained at higher education institution. Therefore, expenditure on all the education can be increased. In 2014-15, per capita public expenditure on elementary education differs considerably across various states. High as rupees 34,651 in हिमाचल प्रदेश to low 4,088 in बिहार। अगर मैं बात करूं 2014 के और 15 के बीच में, तो जो कैपिटल पब्लिक एक्सपेंडिचर किया गया एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर, यानी कि बेसिक एजुकेशन के ऊपर, हिमाचल में औसतन सबसे ज्यादा 34,651 रुपए का खर्चा, और वहीं पर अगर बिहार की बात की जाए तो मात्र 4,088 रुपए का खर्चा देखा गया एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर। इसकी वजह से डिफरेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को डिफरेंट तरीके से हर एक स्टेट ने इंटरप्रेट करने का प्रयास किया, यानी कि हर एक सरकार के द्वारा कोशिश की गई कि एजुकेशन सेक्टर को अलग तरीके से क्या किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके। जिन्होंने इसकी महत्वता को समझा उन सरकारों ने उस लेवल पर ज़्यादा प्रयास किया कि इस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा किया जा सके, और उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट 34,651 रुपये 2014-15 के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है, और बिहार सरकार, जो कि बिहार एक राज्य अपने आप में बहुत ज्यादा प्रॉस्परस रहा है पास्ट ईयर्स में, तो उसने मात्र 4,088 रुपए ही खर्च किए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर।
एवरेज, राइट। और तो ये बातें यहां पर बोली गई। तो आगे क्या बोला गया, कहता सर इफ वी कंपेयर इट विद द डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज रिकमेंडेड बाय वेरियस कमीशन। अब क्या हुआ, अलग अलग कमीशंस बनाए गए, अलग अलग कमिटियां बनाई गई। तो कमीशंस ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी कि मूलतः कि अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो उसके ऊपर खर्चा कितना होना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खर्चा जनरली होना कितना चाहिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो बोला गया जो एजुकेशन कमीशन 1964 और 67 में आया था उसने रिकमेंड किया था कि 6% जीडीपी का तो कम से कम एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए अगर मैं नोटिसेबल ग्रोथ देखना चाहता हूं एजुकेशन सेक्टर के अंदर। आगे जो ये तापस मजूमदार कमेटी बनाई गई जो कि भारतीय सरकार के द्वारा अपॉइंट की गई थी 1999 के अंदर, एस्टिमेट करती है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 1.37 लाख करोड़ का हुआ है 10 साल में, और वो 10 साल 1998 से लेकर 2007 तक थे, ताकि सारे के सारे बच्चों को जो कि 6 से 14 साल की एज ग्रुप के अंदर थे उनको स्कूल एजुकेशन के परव्यू के अंदर लेकर आया जा सके। और अगर मैं करंट लेवल की बात करूं तो वो 4.5% से थोड़ा सा क्या है ज्यादा है और इतना ज्यादा इनएडुकेट नहीं है, राइट। अब हमें 6% का जो ये गोल है इसको अचीव करना है और आने वाले समय के अंदर हम इसे क्या करेंगे, अचीव भी करेंगे। भारतीय सरकार के द्वारा 2009 के अंदर इनेक्ट किया जाता है राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लेकर आया गया, जो फ्री एजुकेशन एक फंडामेंटल अधिकार के तौर पर बना देती है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। भारतीय सरकार 2009 के अंदर फंडामेंटल राइट के तौर पर एजुकेशन को लेकर आती है और बोलती है ये लोगों का मौलिक अधिकार, ये बच्चों का मौलिक अधिकार है जो 6 से 14 साल के बीच में है कि उनको कम से कम मिनिमम एजुकेशन तो कम से कम प्रोवाइड हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट करती है 2% एजुकेशन सेस और हर एक यूनियन टैक्सेस के ऊपर जो रेवेन्यू फ्रॉम द एजुकेशन सेस होगा उसको ईयर मार्क किया जाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर लगाया जाएगा। तो भारत सरकार ने एजुकेशन सेस के तौर पर 2% लोगों से लेना शुरू किया ताकि जो भी वो पैसा आता है उसको लगाया जाएगा किसके ऊपर, एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर। इन एडिशन टू दिस द गवर्नमेंट सैंक्शन अ लार्ज आउटले ऑफ द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन, राइट। एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया और नई स्कीम्स जो है वो बच्चों के लिए लेकर आई गई, किससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। आइए हम समझ लेते हैं कि एजुकेशनल अचीवमेंट क्या रही इंडिया की, राइट। और अगर मैं एजुकेशनल अचीवमेंट की बात करता हूं तो भारत की एजुकेशनल अचीवमेंट क्या रही उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से लेकर अब तक। अगर मैं जनरली बात करता हूं तो एजुकेशनल अचीवमेंट इन अ कंट्री आर बेसिकली इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ एडल्ट लिटरेसी लेवल। किसके बेसिस पर देखी जाती है, एडल्ट लिटरेसी लेवल पर देखी जाती है कि जो एडल्ट है वो कितना ज्यादा लिटरेट है, और प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट एंड यूथ लिटरेसी रेट, राइट। और किसके बेसिस पर, प्राइमरी एजुकेशन लेवल के बेस पर और साथ ही साथ में यूथ लिटरेसी रेट के पर देखी जाती है। और अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं लास्ट 2 डिकेड्स की, वो इस तरह से बताता है, वो दर्शाता है हमें कि किस तरह से भारत की परिस्थितियां देखने को मिली उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, राइट। अगर मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करूं, राइट, तो क्या कहा गया कि एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंस ड्रीम। अभी भी जो हम बात करते हैं कि 100% यानी कि 100% हम अचीवमेंट करेंगे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, अभी भी वो बहुत दूर है उस मामले में। लिटरेसी रेट दोनों का, एडल्ट और यूथ का, बड़ा है, लेकिन अभी भी इलिटरेट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है। 1950 के अंदर जो संविधान था पास किया गया था, कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और उन्होंने नोट किया था, नोटेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी दैट कॉन्स्टिट्यूशन दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 years with 10 years from the commencement of the constitution. Had we achieved this, we would have 100% लिटरेसी बाय नाउ। अगर उसको अचीव कर लिया जाता तो अभी तक हम 100% एजुकेशन के अंदर अचीव कर चुके होते। जेंडर एजुकेशन की बात की जाए तो जेंडर एजुकेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हुई है। पहले वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता था एजुकेशन लेने के लिए, लेकिन अब वुमेन एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देखा गया है या दिया गया है,
जो मेल्स और फीमेल्स के बीच में जो गैप था वो नैरो होना शुरू हो चुका है, क्योंकि पॉजिटिव डेवलपमेंट जेंडर इक्वलिटी के अंदर देखी जा रही है। लेकिन अभी भी एजुकेशन को प्रमोट करने की आवश्यकता है और अभी भी ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। अभी भी पूरी तरह से मेल और फीमेल की जो एजुकेशन है वो बराबर नहीं पहुंची है, लेकिन आगे चलकर पहुंचाई जा सकती है, यह बात बोली गई। राइट। Higher education of few takers. Indian education pyramid is steep, indicating lesser and lesser number of people reaching to the higher education level. More the level of unemployment among educated youth is the highest. As per NSSO, National Statistical Survey Office data जो आया 2011-12 में, जो अनएम्प्लॉयमेंट है मेल के अंदर, राइट, हु स्टडीड ग्रेजुएशन एंड अबव इन रूरल एरिया वॉज 19%। जो ग्रेजुएशन पढ़ चुके हैं और ग्रामीण एरिया के अंदर रहते हैं उसमें भी 19% लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। देयर अर्बन counterpart had relatively less of level of unemployment, that is 16%. The most severe affected were young rural female graduate, as nearly 30% of them are unemployed. In contrast to this, 3 to 6% of the primary level educated youth in rural and urban areas were unemployed. The situation is yet improved and indicated by the periodic level force survey 2017-18. The government should increase allocation of higher education and also improve the standard of higher education institution so that the student can be imparted with the skills, right? skills देना भी जरूरी है, मात्र एजुकेशन देने से बात नहीं बनेगी। ट्रेनिंग्स और स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट सरकार को लेनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर के अंदर बेहतर किया जा सके। चलिए, आई होप आप सब लोग पढ़ पाए होंगे और समझ पाए होंगे इस चैप्टर को। और आगे कंक्लूजन है। कंक्लूजन बेसिकली पूरे के पूरे चैप्टर को क्या करता है, एक सार में, एक साँचे में धार देता है। तो हम लोगों ने बेसिकली यही समझा कि ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में जाना, और ह्यूमन कैपिटल के लिए क्यों एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर का ग्रो करना ज़रूरी था और भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए उससे रिलेटेड बात इसके अंदर की गई। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।